हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 की ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। 5 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, 23 जून को समाप्त होने वाली है, यानी अगले महीने से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। तो आज से साथ ही हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये पहला प्रैक्टिस सेट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो इसमें साथ ही हम क्या करने वाले हैं कि जीके जीएस का मिक्स टेस्ट आप सभी का लेने वाले हैं। इसमें वो क्वेश्चन होंगे साथ ही जितने आपके प्रीवियस ईयर में रेलवे एग्ज़ाम हुए, जैसे कि खासकर ग्रुप डी एग्ज़ाम, आरपीएफ, टेक्नीशियन प्लस एनटीपीसी, ये 4 एग्ज़ाम के यदि साथ ही हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं तो समझिए हमारा 80 से 90% सवाल यहीं से देखने को मिलता है। क्योंकि जितने भी आपका पिछले रेलवे एग्जाम हुए सारे क्वेश्चन साथ ही प्रीवियस ईयर के देखने को मिला था। लेकिन साथ ही करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। कम से कम आप जानते हैं एनटीपीसी का जो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, 40 क्वेश्चन साथ ही जीके का रहेगा और 30 क्वेश्चन मैथ का रहेगा और 30 क्वेश्चन साथ ही रीजनिंग रहेगा। जो 40 क्वेश्चन रहेंगे तो इसमें देखिए 30 क्वेश्चन तो आपको साथ ही सारे प्रीवियस ईयर के सवाल देखने को मिलेगा, जो कि मिक्स रहेंगे। कभी ग्रुप डी के सवाल पूछ देगा तो कभी आरपीएफ का, कभी टेक्नीशियन का, तो कभी एएलपी का भी पूछ सकता है। ओके दोस्तों, इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखने वाले हैं। टारगेट हमारा साथ ही 20 दिन रहेगा 20 प्रैक्टिस सेट हल करने के लिए। और साथ ही जो शाम में 7:30 बजे क्लास आएगी, ये सुबह 10 बजे आपको क्लास मिलेगी। जीके जीएस का मिक्स टेस्ट रहेगा। और जो साथ ही शाम में 7:30 बजे क्लास रहेगी वो आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलेगा अलग से। ये 2 क्लास आप डेली लीजिए, 20 दिन हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से रखिए। ओके दोस्त, तो आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें साथ ही कुल क्वेश्चनों की संख्या 65 होने वाली है और आप सभी का सही करने का लक्ष्य होने वाला है 65 में से 55 क्वेश्चन। तो टारगेट रखिएगा कम से कम 55 प्रश्नों सही कीजिएगा। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास एक सुबह 10 बजे और एक शाम में 7:30 बजे आपके बीच आएगी। ओके दोस्त, तो देखेंगे आज का पहला प्रश्न क्या दे रखा है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सूचीबद्ध हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सूचीबद्ध हैं? तो याद रखिएगा 29 विषय सूचीबद्ध है। पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, जब साथ ही 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तब इसे जोड़ा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, गंगोत्री से शुरू होने वाली कौन सी भारतीय नदी मानवीय गतिविधियों और उद्योगों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदूषित है? गंगोत्री से शुरू होने वाली कौन सी भारतीय नदी मानवीय गतिविधियों और उद्योगों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदूषित है? तो साथी वो गंगा नदी है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? तो इनमें से कौन सी शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? तो भाई तमिल है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इनमें कौन भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देखिए जो आग्नेयोद्गार बहता ये साथी भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है, और जो फ्यूमर रोल्स है ये भी है, गीजर भी है, लेकिन बायोमास नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से किस वेद को गीतों की पुस्तक मंत्रों का वेद यानी गीतों का योग भी कहा जाता है? बताइए किस वेद को गीतों की पुस्तक मंत्रों का वेद गीतों का योग भी कहा जाता है? बताइए। तो याद रखिएगा सामवेद को बोलते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उत्पादन के किस चरण में सीमांत उत्पाद वक्र ऋणात्मक हो जाता है? उत्पादन के किस चरण में सीमांत उत्पाद वक्र ऋणात्मक हो जाता है? तो भाई चरण 3 में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? वायुमंडली में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत है? वायुमंडली में
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो आपको मालूम होगा साथी 0.03% प्रतिशत है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाई जाने वाली विश्व की सबसे बेसाल्टिक प्रभाव क्रेटर झील है? तो भारत में पाए जाने वाले विश्व की सबसे बेसाल्टिक प्रभाव क्रेटर झील है तो लोनार झील है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, प्लस आप अपने आप को एनालिसिस कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर में यदि आपको सवाल देखने को मिल गया तो आप कितना सही करेंगे, तो लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा। ओके, और चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे साथ ही इस 20 दिन क्लास के लिए। ओके, वायुमंडल के उच्च स्तर पर ऑक्सीजन अणुओं पर कार्य करने वाली यूवी किरणों का उत्पादन क्या है? वायुमंडल के उच्च स्तर पर ऑक्सीजन अणुओं पर कार्य करने वाली यूवी किरणों का उत्पादन क्या है? तो भाई ओजोन है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है? तो भाई अनुच्छेद 112 के तहत। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? 1001 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला देश कौन सा है? 1001 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला यानी वनडे क्रिकेट मैच 1000 खेलने वाला कौन सा देश बन गया है? तो भारत देश है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में बजट घाटे को वित्त पोषित करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिलों की प्रणाली को 1 अप्रैल किस वर्ष से बंद कर दिया गया था? भारत में बजट घाटे को वित्त पोषित करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिलों की प्रणाली को 1 अप्रैल से यानी 1 अप्रैल किस वर्ष से बंद कर दिया गया था? तो भाई 1997 से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक ईसाई आबादी वाले राज्य हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर की दृष्टि से। बताइए साथी कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक ईसाई आबादी वाले राज्य हैं? तो ये केरल राज्य में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में डैश एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन और वन्य जीवन का संरक्षण करता है। तो राजस्थान में बिश्नोई एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो कि साथ ही वन और वन्य जीवन का संरक्षण करता है। बी ऑप्शन बिश्नोई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? देखिए कानपुर गंगा के तट पर स्थित है, हरिद्वार भी साथ ही गंगा के तट पर, पटना भी, लेकिन लखनऊ नहीं है भाई। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। काफ़ी जी सवाल है। तो बताइए दोस्त कि लखनऊ जो शहर है ये किस नदी के तट पर स्थित है? बस इतना सा बता दीजिए हमें आप लोग कमेंट करके, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की और उन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की और उन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? बताइए। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 18, शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र को किस वर्ष में मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित किया गया था? शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र को किस वर्ष में मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित किया गया था? तो 2008 में। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 19, किस अवधि के दौरान वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने लगी? तो किस अवधि के दौरान वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने लगी थी? तो 1980 के दशक में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 20। तो साथ ही हर एक क्वेश्चन आप एनालिसिस भी करते चलेंगे,
अपने आप की तैयारी को परखने का भी समय हो चुका है, क्योंकि आपकी लगभग तैयारी पूरी हो चुकी थी, बस आप एग्ज़ाम डेट का इंतजार कर रहे थे। इसके साथ ही जैसे आपका 5 जून से साथ ही 23 जून के बीच ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम कंप्लीट होगी, तो जस्ट साथ ही 1 से 2 दिन बाद अंडर ग्रेजुएट का भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आप जानते हैं ग्रेजुएट लेवल में टोटल साथ ही 59 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है और अंडर ग्रेजुएट में 63 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। मिला जुलाकर 1 करोड़ साथ ही 22 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। ओके, तो ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। यानी ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो समिति के सदस्य के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में किस प्रकार की सरकार है भाई? भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो संसदीय प्रकार की सरकार है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 22। देवप्रयाग उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां मिलाकर गंगा नदी बनाती हैं? बताइए साथी, देवप्रयाग उत्तराखंड में कौन सी 2 नदियां मिलाकर गंगा नदी बनाती हैं? बताइएगा आप लोग। तो अलकनंदा और भागीरथी, यानी बी ऑप्शन इस वाले क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 23। भारत का पहला अंग छेदन क्लिनिक किस स्थान पर शुरू किया गया था? भारत का पहला अंग छेदन क्लिनिक किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो चंडीगढ़ में। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में उत्तरी सरकार किसका नाम है? भारत में उत्तरी सरकार किस घाटी का नाम है साथी? बताइएगा आप लोग। तो याद रखिए तटीय मैदान का नाम है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा साथी, क्वेश्चन नंबर 25। पावरकूट किस राज्य में मनाए जाने वाला सभी त्योहारों में सबसे बड़ा है? पावरकूट किस राज्य में मनाया जाने वाला सभी त्योहारों में सबसे बड़ा है? तो मिजोरम राज्य में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है? संवैधानिक अधिनियम 1992 में किस संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? संवैधानिक अधिनियम 1992 में किस संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 27। खनन से बड़ी मात्रा में प्रदूषण होता है क्योंकि इसमें निम्नलिखित क्या शामिल है भाई? खनन से बड़ी मात्रा में प्रदूषण होता है क्योंकि इसमें बात याद रखिए स्लैग शामिल है। बी ऑप्शन स्लैग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? बताइए ऐसा कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो पारादीप है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 30 नंबर बताइए, आओ एक प्रमुख भाषा है जो कि किस राज्य में बोली जाती है? बताइए आओ एक प्रमुख भाषा जो कि किस राज्य में बोली जाती है? तो नागालैंड राज्य में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 31। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी के प्रावधान से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी के प्रावधान से संबंधित है? तो साथ ही याद रखिए अनुच्छेद 76 है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 32। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब क्या होते हैं भाई? मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब साथी जनक शुद्ध प्रजनक होते हैं। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 33। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो आयोडीन आवश्यक होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दे रखा है? जोड़ या संधि पर अस्थि की सतह को क्या मुलायम करता है?
जोड़ संधि पर अस्थि की सतह को क्या मुलायम करता है। तो साथ ही इस बार कंपटीशन आप सभी के हाई होने वाली है। तो साथ ही जो पहला पेपर आपका होगा, इसको क्वालिफाइंग करने के लिए यदि आप डेली प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप आराम से क्वालिफाइंग करेंगे। पहला पेपर बिल्कुल आसान होता है साथी, बस आपको क्वालिफाइंग करना है। इसके बाद आपका CBT 2 पेपर होता है। CBT 2 में पेपर में साथी 50 क्वेश्चन जीके सबसे अधिक आएगा, 35 क्वेश्चन मैथ आएगा और 35 क्वेश्चन रीजनिंग, टोटल 120 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, जैसे आपका RPF का पेपर होता है। ओके साथी, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 35। डैश उत्तक हमारे मुख की आंतरिक अस्तर का निर्माण करता है। तो कौन उत्तक हमारे मुख की आंतरिक अस्तर का निर्माण करता है। तो भाई सरल सल की उपकला उत्तक, जो कि हमारे मुख की आंतरिक अस्तर का निर्माण करती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 36। डैश सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु तो लिथियम है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 37। डैश यौगिक में एक क्रियात्मक समूह के रूप में OH है। आप जानते हैं साथी कि किस यौगिक में एक क्रियात्मक समूह के रूप में OH होता है। तो साथ ही याद रखिएगा अल्कोहल में, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो या तो साथ ही C2H5OH या CH3COOH, तो लास्ट में देखिए OH आ रहा है अल्कोहल में। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 38। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है। तो POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 39। डैश सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है। सीमेंट का मुख्य घटक होता है SiO2 होता है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखा है। डैश किसके वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है। तो भाई किसके आवर्त सारणी में वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। तो याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 41। वास्तविक अर्थ में मुक्त पतन केवल इसमें होता है। वास्तविक अर्थ में मुक्त पतन केवल किस में होता है, निर्वात में होता है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही जो शाम में 7:30 बजे क्लास आएगी, हम आपसे वादा करते ही पूरा टॉपिक वाइज क्लास प्रोवाइड कर देंगे। लगभग साथ ही 8 से 9 हज़ार हम क्वेश्चन आपको करवाने वाले एग्जाम से पहले। जितने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम हुए हैं, NTPC एग्जाम हुए, RPF हुए हैं, टेक्नीशियन हुए, आपके जितने भी साथी रेलवे के एग्जाम अभी तक हुए हैं, पूरा क्वेश्चन हम कंप्लीट कराने वाले हैं। वहाँ से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के जरूर ऑन करेंगे और इस सीरीज में आप जरूर जुड़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए अपवर्तक सूचकांक कहते हैं, बी ऑप्शन अपवर्तक सूचकांक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 43। ओमी उपकरणों का धारा विभवांतर आलेख किस रूप में होता है। ओमी उपकरणों का धारा विभवांतर आलेख किस रूप में होता है। तो रैखिक वक्र में होता है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दे रखा है। गैर धातु ऑक्साइड आमतौर प्रकृति में कैसे होते हैं। गैर धातु ऑक्साइड आमतौर पर प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस तत्व ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका एल्युमिनियम को प्रतिस्थापित किए हैं। बताइए किस तत्व ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका एल्युमिनियम को प्रतिस्थापित किए हैं। तो ये गैलियम में, ऑप्शन सी बिल्कुल गैलियम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर को मापती है। तो कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर को मापती है, वो कौन सी है। तो शक्ति है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 47। ऑक्सीकरण को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है।
यानी साथी आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो जानते होंगे, तो ऑक्सीकरण को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन का लाभ के रूप में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 48। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? तो प्रजाति होती है। दो बी ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर की एक पौधे में अप्रभावी होती है? तो कौन सी विशेषता मटर की एक पौधे में अप्रभावी होती हैं? तो झुर्रीदार बीज में। बी ऑप्शन झुर्रीदार बीज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 50। डैश संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह कौन सा है? तो प्राणियों का जो सबसे विशाल समूह होता है वो कौन सा समूह होता है? तो आर्थ्रोपोडा होता है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 51। स्तनधारी जंतुओं का कितने भाई कच्छे हृदय होते हैं? बताइए, स्तनधारी जो जंतु होते हैं इनमें 4 कच्छे हृदय होते हैं, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर 52 क्या दे रखा है? सोडियम कार्बोनेट अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? सोडियम कार्बोनेट अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो टोटल 6 परमाणु मौजूद होते हैं। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 53। डैश किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षटकोणीय सड़ी प्रदान करते हैं? तो बताइएगा किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो षटकोणीय सड़ी प्रदान करते हैं? तो भाई ग्रेफाइट में। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 54। सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकता संख्या कितनी हो सकती है? सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकता जो संख्या है वो साथी 3 हो सकती है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 55। बिना बूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बिना बूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 56 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? तो किस पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? तो एबोनाइट में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 57। रेडियोधर्मी तत्वों को किस में रखा गया है? रेडियोधर्मी तत्वों को किस में रखा गया? तो एक्टिनाइड में रखा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 58। लेंथनाइड की परमाणु संख्या कितने बाई परास में है? तो लेंथनाइड की जो परमाणु संख्या होती हैं ये 57 से लेकर 71 परास में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 59। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को भाई किसमें संग्रहित ऊर्जा व्यय करनी होती है? किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को किसमें भाई संग्रहित ऊर्जा व्यय करनी होती है? तो रासायनिक ऊर्जा व्यय करनी होती है। ऑप्शन सी रासायनिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 60। प्रत्यावर्ती धारा की खोज किसके द्वारा की गई थी? प्रत्यावर्ती धारा की खोज किसके द्वारा की गई थी? निकोला टेस्ला के द्वारा की गई थी प्रत्यावर्ती धारा की खोज। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 61। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? तो मेरे दोस्त वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके बिल्कुल। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 62। औसत चाल और औसत वेग ये किन वस्तु की गति दर्शाता है? औसत चाल और औसत वेग ये किन वस्तु की गति दर्शाता है? तो भाई दिए गए अंतराल के दौरान। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? तो कौन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? तो साथी ध्वनि।
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 64। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण कितने डिग्री है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है? बताइए, यदि बल और विस्थापन के बीच में कितने डिग्री हो तो किया गया कार्य भाई ऋणात्मक होता है? तो याद रखिए 180 डिग्री है, तो डी ऑप्शन 180 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का बताएंगे 65 नंबर। जड़त्व के नियम को और भी क्या कहा जाता है? जड़त्व के नियम को और भी क्या कहा जाता है? अब जानते हैं साथी, न्यूटन की गति का जो पहला नियम है इसको जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथी आज की इस पहले प्रैक्टिस सेट में टोटल 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए कि आप सभी का लगभग कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। तो डेली का आपको टारगेट भी मिलेगा, डेली आपको देखना है कि क्या हमारे में इंप्रूवमेंट हो रही कि नहीं। ओके साथी, तो डेली क्लास आपको सुबह 10 बजे मिलेगी और शाम में 7:30 बजे टॉपिक वाइज मिलेगी। ओके, तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की जरूर ऑन करेंगे। तो उम्मीद करूँगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आप हर एक क्वेश्चन को याद किया होगा। ओके साथी, आपका एग्जाम शुरू हो रहा है 5 जून से 23 जून के बीच में। 40 क्वेश्चन जीके आने वाले साथी, 30 क्वेश्चन आपके मैथ रहेंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग। पहला पेपर 100 नंबरों का होगा, डेढ़ घंटे का समय मिलने वाले हैं। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ये भी बात याद रखिएगा। ओके, तो चलिए दोस्त, शाम में मिलते हैं 7:30 बजे। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।